नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, हम पिछला टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि अभी तक पूर्णतया पूरा नहीं हुआ है। तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक आप सभी ने क्या क्या पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं की जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं लगभग 6 या 7 या जिसको बोल सकते हैं, ये अलग अलग वेग के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, इन सभी के आधार पर ये सभी अलग अलग थी। जैसे सबसे पहले हम सभी ने पढ़ा था संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया, संयोजन व संयुग्मन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ी थी हमने वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को फिर से हमने 3 भागों में डिवाइड किया था: विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद भी हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या हुआ था कि एक का जो परमाणु है वो दूसरे परमाणु को अर्थात कम क्रियाशील परमाणु को अधिक क्रियाशील परमाणु क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। उसी प्रकार से हमने आगे बढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर क्या था, आयनों और घटकों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, स्थानांतरण हुआ था उसमें भी, या हम बोल सकते हैं कम क्रियाशील या अधिक क्रियाशील तत्व भी उसके अंदर क्या कर रहे थे, परमाणु भी एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे वेग के आधार पर। तो वेग के आधार पर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। पहली थी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी है मंद रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें से हमने तीव्र रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली थी। तो तीव्र रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने लिखा था वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से क्या हो जाए, संपन्न होती हैं, अर्थात कुछ सेकंडों में जैसे ही अभिकारकों को मिलाएंगे तुरंत क्या बन जाए, उत्पाद बन जाए। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया थी जिसका समय था केवल 10⁻⁻10 सेकंड संपन्न होने में। तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे अब मंद रासायनिक अभिक्रिया। तो हम पढ़ेंगे मंद रासायनिक अभिक्रिया, मंद रासायनिक अभिक्रिया, मंद रासायनिक अभिक्रिया। मंद रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, या इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में अर्थात अभिकारकों का उत्पादों में अभिकारकों को उत्पादों में बदलने में घंटों, दिनों, वर्षों आदि का समय लगे। अर्थात पूरा होने में अधिक समय लगे, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया। तीव्र रासायनिक अभिक्रियाओं में तो कुछ सेकंड लग रहे थे। ठीक है, तीव्र रासायनिक अभिक्रियाओं में तो कुछ सेकंड
लग रहे थे, लेकिन यहां पर जो मंद रासायनिक अभिक्रिया है उसको संपन्न होने में कुछ क्या बहुत घंटे या दिन या बोल सकते हैं अधिक समय लगे, दिन भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल, जैसे प्लास्टिक है उसको अपघटित होने में 200 साल, 300 साल, 400 साल भी लग सकते हैं। उसी प्रकार से घंटों में, जैसे अगर एक उदाहरण ले इसके अंदर कि जो मंद रासायनिक अभिक्रिया है उसका उदाहरण ले, तो ध्यान दीजिए इसका उदाहरण है जैसे लोहे पर जंग लगना। उदाहरण देखें, एग्जाम्पल है इसका, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो देखिए जंग लगना, लोहे के ऊपर तो जंग लगती है वो सेकंड में नहीं लगती है, उसको बहुत अधिक समय लगता है। जैसे लोहा होता है उसके ऊपर जंग लगती है, जब तक कि लोहा आर्द्रता और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है तब तक लोहे के ऊपर जंग नहीं लगती है। तो ध्यान दीजिए लोहे के ऊपर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया होगी, सबसे पहले लोहा जिसको हम बोलते हैं आयरन, Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस जल तो इससे क्या बनेगी, लोहे के ऊपर जंग लगती है। जंग का सूत्र होता है Fe2O3.H2O, Fe2O3.H2O। लेकिन अब इसको संतुलित करना है तो सबसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं यहां लूंगा 4Fe, अर्थात लोहे के 4 अणु एक परमाणु लेंगे, ऑक्सीजन के 6 हो गए, जल के 6H2O कर दिया। ठीक है, तो अब इसको संतुलित करना है, उधर 2 ही दिखाई दे रहे हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ 2Fe2O3, O3 को 3 को 2 से गुना किया, इंटू किया तो 6 हो गए, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के हो गए। अब आप बोलोगे सर यहां तो और भी है, तो यहां क्या कर दूंगा मैं, ये Fe2O3.H2O लिखा है, तो यहां देखिए 2 दूनी 4 तो हाइड्रोजन के पहले हो गए कि नहीं हो गए। इस प्रकार से दोनों को इनको संतुलित करना है आपको। ठीक है, तो जल है उसके अंदर आप देखिए यहां हाइड्रोजन के कितने परमाणु, कितने 12 है, कितने 12 है। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं 3H2O, 6 हो गया। अब संतुलित करें तो ये संतुलित हो रहा है क्या, देखो एक बार, नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए एक बार आप जो ये रासायनिक अणुसूत्र है उसको एक बार अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। देखिए इसके अंदर देखिए आयरन के कितने, लोहे के कितने हैं 4, तो इधर 2 दूनी 4 हो गया, यहां पर कितने हो गए 4 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 6 12 हो गए। ठीक है, इधर काउंट करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 9। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, 1 है, 1 मान देखिए आप, इस 1 को 2 से गुणा किया, 2 हो गए, या इसको सीधी सी बात है, इसको यूं ना समझ गया आप, तो डायरेक्टली ये समझिए कि 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कितने हो गए 12 हो गए कि नहीं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के 6 ये हो गए और 6 12। अब हाइड्रोजन के 12 हैं, तो 3 दूनी 6 इंटू 2 12 हो गए कि नहीं हो गए। तो इस प्रकार से ये किसका अणुसूत्र हो गया, जंग का, लोहे पर जंग लगना, ये जंग का अणुसूत्र हो गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें तो इसके लिए देख सकते हैं पोटेशियम क्लोरो टेट्राऑक्साइड 2KClO3, 2KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरो टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो ये टूट करके पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको उष्मा दी जाएगी, तो ये बदल जाएगा 2KCl प्लस 3O2 ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगी। इसको भी बहुत अधिक समय लगता है पूरा होने में। नेक्स्ट देखें तो जब हम एसिटिक अम्ल
कि एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, एसिटिक अभिक्रिया की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, एथेनॉल से, CH3COOH, ये तो हो गया आपका एसिटिक अम्ल, प्लस एथेनॉल से C2H5OH, एथेनॉल जिसको हम एल्कोहल का अणुसूत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, एथेनॉल हो गया। जब इनके मध्य अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया होगी तो इसके अंदर बनेगा एसिटिक एसीटेट या एथिल एसीटेट बनेगा। इसको बोलते हैं एथेनॉल और इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा एथिल एसीटेट। तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा CH3COO। अब ध्यान दीजिए, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहां से OH माइनस आयन, यहां से तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा और यहां से हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलेगा। तो यहां से देखिए, इसको एक बार इधर ध्यान से समझना, CH3COO, ये माइनस हो गया और ये प्लस हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब नीचे एथेनॉल को देखिए तो C2H5 प्लस OH5, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब ये तो इसके साथ में तो यहां पर तो ये आके जुड़ जाएगा और इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, ठीक है, आयन आयन से जुड़ जाएगा। देखिए विपरीत आयन एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहां देखो माइनस एसिटिक अम्ल का अर्थ था, तो यहां हो जाएगा C2H5 प्लस OH और H मिलकर क्या बनाएंगे दोनों, ये दोनों मिलके जल बना देंगे H2O। तो ये देखिए एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास बना एथिल एल्कोहल या एथिल एसीटेट। क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया। तो ये सभी उदाहरण किसके हो गए, हमारे मंद रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो गए हैं। तो अब आगे हम देखिए, फिर से देखिए एक बार इस रासायनिक अभिक्रिया को। वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में अर्थात अभिकारकों का उत्पादों में बदलने में जो समय लगता है वो लगता है घंटों, दिनों, वर्षों आदि का समय लग जाता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना कई वर्ष हो जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं लोहे के ऊपर जंग लगना, बहुत ज्यादा समय लगता है इसके अंदर लोहे के ऊपर जंग लगने में। तो इस प्रकार से हमारी वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। अर्थात वेग के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी हमारी वो दो प्रकार की थी, तीव्र और मंद। तो इस प्रकार से हमारी मंद और ये तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। आगे वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो होगी, या इसका बड़े एक उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होती है जिसको हम लास्ट में बढ़ाएंगे, जैसा कि आपकी सिलेबस में देखा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आगे। तो देखिए अब बढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, उससे रेडॉक्स अभिक्रिया से पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए अब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। थोड़ा ध्यान दीजिए, जो ऑक्सीकरण जो अपचयन अभिक्रिया होती है उनको अगर इसके नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण और एक से पता चल रहा है अपचयन, इसकी सिंपल भाषा में आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के साथ में ऑक्सीजन जुड़ करके ऑक्सीकृत होना, ठीक है, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण हो गया किसी यौगिक में से,
किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन को, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। उसी प्रकार से हमने पढ़ा अपचयन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकले और हाइड्रोजन का संयोग हो, अर्थात हाइड्रोजन जुड़े, उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनको अलग अलग आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। तो सबसे पहले इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका प्रकार होगा ऑक्सीजन के O2 के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। पहला प्रकार ये होगा। दूसरा होगा हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। आज तक हम जितनी भी परिभाषाएं पढ़ के आ रहे हैं इन दोनों को जोड़कर ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन और हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ही पढ़ते हुए आ रहे थे। अब इनको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करके आपको इनको समझाया जाएगा। तीसरा प्रकार है आपका विद्युत धनी। विद्युत धनी, विद्युत धनी तत्वों, या इसको बोल सकते हैं विद्युत धनी भी बोला जा सकता है, और इनको बोल सकते हैं ऑब्लिक धन विद्युतीय तत्व। धन विद्युतीय तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे चौथा है इसका, यहां क्या था विद्युत धनी, अब क्या पढ़ेंगे विद्युत ऋणी। विद्युत ऋणी या ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो 4 प्रकार हो गए, अभी एक और है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पर। ठीक है, लास्ट वाला इसके अंदर आपका आ जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर आपकी होगी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। ठीक है, लास्ट है इसका 5वां प्रकार होगा हमारा पांचवा है हमारा इलेक्ट्रॉन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। संयोग के आधार पर। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, विद्युत धनी धन विद्युतीय तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, और चौथा हो जाएगा विद्युत ऋणी या ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। और 5वां जो हम पढ़ेंगे इन्हीं ऑक्सीकरण और अपचयन को इलेक्ट्रॉन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, कि कौन से इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उनके आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर और हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। धन्यवाद।